जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बौद्धन दउआ के बारे में। ये वही बौद्धन दउआ हैं जिन्हें सागर का तात्या टोपे कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें सागर का तात्या टोपे आखिर कहा क्यों जाता है और ऐसे कौन से प्रमुख कार्य उन्होंने किए थे जिसकी वजह से उन्हें इतिहास में एक प्रमुख स्थान प्राप्त है। लेकिन उससे पहले हमें उनकी जो बैकग्राउंड स्टोरी है उसे समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये उनकी बैकग्राउंड स्टोरी नहीं है, बल्कि जिसके वो सेनापति थे। जैसा कि आप सभी को पता है कि MPPSC 2019 के प्री में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बौद्धन दउआ किसके सेनापति थे, यानी कि बौद्धन दउआ कौन थे। तो वहां पर आप सभी को आंसर मिल चुका होगा कि वो एक सेनापति थे। लेकिन वो किसके सेनापति थे, उनकी क्या यहाँ पे बैकग्राउंड स्टोरी है, उसको हम सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि जब हम किसी ऐतिहासिक घटना के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम कहना चाहिए लोगों से शुरुआत करनी चाहिए हमें जिनको हम पहले से जानते हैं। अब जैसे कि आप सभी को औरंगजेब के बारे में तो पता ही होगा। औरंगजेब जो कि मुगल बादशाह थे और आप सभी को पता है बाबर के बेटे थे हुमायूं के बेटे थे अकबर के बेटे थे यहाँ पे जहांगीर के बेटे शाहजहां और शाहजहां के बेटे थे औरंगजेब। तो औरंगजेब के बारे में आप सभी को पता होगा कि उन्होंने उत्तराधिकार के युद्ध में अपने भाइयों को ही मारा था और जिसकी वजह से वो शासक बने थे। तो जब उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था तो उस समय उनका साथ दिया था चंपत राय ने, और चंपत राय ने बाद में विरोध कर दिया था जिसकी वजह से उन्हें मरवा दिया गया था और धनेर सैनिकों ने उन्हें मारा था। और ये सभी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना चाहिए। तो वही चंपत राय के जो बेटे थे छत्रसाल, जी हाँ ये छत्रसाल, तो इनके जो चौथे वंशज थे मर्दन सिंह, याद रखना जो चंपत राय थे उनके बेटे थे छत्रसाल। और छत्रसाल ने भी आपको पता होगा कि बुंदेला राज्य की नींव रखी थी। हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में काफी प्रमुख व्यक्तित्व के तौर पे वो जाने जाते हैं। तो छत्रसाल एक बहुत प्रमुख व्यक्तित्व है, ये भी याद रखिएगा। तो जो छत्रसाल थे उनके चौथे वंशज थे मर्दन सिंह। जी हाँ, इनका जो एरा है यानी कि जो समय है वो है 1785 से 1810। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, 1785 से 1810। तो मर्दन सिंह जो थे, मर्दन सिंह राजा थे शाहगढ़ के और गढ़ाकोटा के। याद रखिएगा जो शाहगढ़ है और गढ़ाकोटा है इसके शासक हुआ करते थे मर्दन सिंह। लेकिन अल्टीमेटली होता यह है कि 1810 में ये जो नागपुर दिखाई दे रहा है, नागपुर में मराठा थे जिन्हें हम भोसले नाम से जानते थे। तो जो भोसले नाम के मराठा थे नागपुर में, उन्होंने यहां से आक्रमण कर दिया गढ़ाकोटा में और गढ़ाकोटा को छीन लिया। किससे छीन लिया? मर्दन सिंह से। और मर्दन सिंह की इसी युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई थी। अब मर्दन सिंह के पुत्र थे अर्जुन सिंह। तो अर्जुन सिंह बहुत ही ज्यादा उस समय घबराए हुए थे, तो इन्होंने मदद मांगी। इन्हें पता था कि मराठों को हराने के लिए यदि हम मराठों की ही सहायता ले तो उन्हें हराना बहुत अच्छे से आसान होगा। तो ऑलरेडी ये जानते थे कि ये नागपुर के भोसले हैं और इन्हें हराने के लिए हमें किन्हीं मराठा की जरूरत है, तो वो हैं हमारे सिंधिया। मतलब उनका जो साथ दे सकते थे वो सिंधिया। तो इन्होंने वहां पे ग्वालियर के जो सिंधिया थे, सिंधिया वंशी राजा थे, उनको वहां पे उस समय दौलत राव करके जो राजा थे सिंधिया वंश के, उस समय जो कहना चाहिए मर्दन सिंह का समय था उस समय। तो मर्दन सिंह या अर्जुन सिंह के समय वहां पे दौलत राव नाम के सिंधिया शासक थे। तो उस समय जब यहाँ पे सिंधिया से मदद मांगी गई तो सिंधिया ने भोसलों के खिलाफ, जो नागपुर के भोसले थे मराठे, उनके खिलाफ इनको मदद की। किसको? शाहगढ़ और गढ़ाकोटा के राजा मर्दन सिंह की, या कह सकते हो अर्जुन सिंह की। मर्दन सिंह तो खत्म हो चुके थे, अर्जुन सिंह ने मदद मांगी थी, तो अर्जुन सिंह की सहायता की। तो जब अर्जुन सिंह की सहायता के लिए वो गए तो उन्होंने गढ़ाकोटा वापस ले लिया। किससे? भोसलों से। लेकिन जब वापस देने की बारी आई तो सिंधिया जो शासक थे वो वहां पे गढ़ाकोटा वापस नहीं लौटाते हैं। और ये जो गढ़ाकोटा होता है ये किसके अधिकार क्षेत्र में आ जाता है? ग्वालियर के सिंधिया वंश के पास। अब जो ये सिंधिया वंश था ये ग्वालियर में ही सीमित नहीं था। आज के समय पे अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूं तो आज जो क्षेत्र है, प्रमुख क्षेत्र है, ग्वालियर है। लेकिन उस समय अगर मैं बात करूं तो लगभग ये पूरा जो क्षेत्र था ये सिंधिया वंश के पास था। और जो कहना चाहिए नागपुर वाले क्षेत्र थे ये जो भोसले थे उनके पास था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये मालवा क्षेत्र है और मालवा क्षेत्र में आपको पता होगा
कि जो होलकर वंश है उनका शासन था। तो ऐसे मराठों के अलग अलग क्षेत्र थे। तो सिंधिया वंश ने किसकी सहायता की? अर्जुन सिंह की। और अर्जुन सिंह की सहायता करने पर उन्होंने नागपुर के भोसले वंश से या नागपुर के भोसलों से यहाँ पे गढ़ाकोटा वापस ले लिया, लेकिन वापस नहीं दिया। किसको वापस नहीं दिया? अर्जुन सिंह को। अब ये बात अर्जुन सिंह को ठीक नहीं लगी और ये बात मन ही मन वो लिए रहे, लेकिन वो वापस कैसे जीत सकते थे, क्योंकि अभी तो उन्होंने नागपुर के भोसलों के लिए सहायता मांगी सिंधिया से। अब सिंधिया के लिए सहायता किससे मांगते? तो उन्होंने वही कहना चाहिए जो शाहगढ़ था उस पर शासन करना ठीक समझा और उन्होंने गढ़ाकोटा छोड़ दिया। इस तरह से अर्जुन सिंह जो शासक रह गए वो सिर्फ कहाँ के रह गए? तो शाहगढ़। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप एक लोकेशन देख लीजिए, ये शाहगढ़ है जो वर्तमान सागर में, ये जो आप मैप देख रहे हैं ये सागर का है। ये जो पूरा मैप आपको दिखाई दे रहा है सागर का है। सागर के पास आप देख सकते हो ये अशोकनगर है। अशोकनगर के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो विदिशा है, विदिशा भोपाल, फिर यहाँ पर आपको रायसेन दिखाई देगा, सीहोर दिखाई देगा। यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको दमोह दिखाई दे रहा है, छतरपुर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे प्रमुख जिले हैं जो आसपास के जिले हैं सागर जिले के। तो इन जिलों के आसपास के क्षेत्र को आप देख लीजिए और साथ में ये देखिए कि यहीं पर आपको शाहगढ़ दिखाई देगा। शाहगढ़ के जस्ट बगल में यानी कि छतरपुर और सागर की सीमा पर स्थित है हीरापुर। ये आगे आपको पता चलेगा कि मैं क्यों हीरापुर का नाम यहाँ पे ले रहा हूँ। तो शाहगढ़ के पास है हीरापुर। वहीं शाहगढ़ के नीचे की तरफ चलेंगे आप यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर है गढ़ाकोटा। गढ़ाकोटा से फिर दक्षिण दिशा या कह सकते हो आप दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ चलेंगे तो आपको मिलेगा रहली। रहली से फिर दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ चलेंगे तो आपको मिलेगा देवरी। और देवरी से उत्तर या कहना चाहिए उत्तर पश्चिम की दिशा की तरफ चलेंगे तो यहाँ मिलेगा गौरजामार। ये मैंने प्रमुख स्थल आपसे इसलिए यहाँ पर डिस्कस किए हैं क्योंकि आगे चल के जब भी मैं ये नाम लूंगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रमुख स्थल कहाँ कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर है शाहगढ़, यहाँ पर है गढ़ाकोटा, यहाँ पर है रहली, यहाँ पर है देवरी और यहाँ पे है गौरजामार। तो गौरजामर या गौरजामार ये प्रमुख स्थल हैं। ये सभी जितने मैंने यहाँ पे लिए हैं ये सभी याद रखिएगा। तो अभी तक जो आपने कहानी देखी कि जो मर्दन सिंह थे उन पर आक्रमण किया नागपुर के भोसलों ने, उनको हटाने के लिए, उनको भगाने के लिए ग्वालियर के सिंधिया वंश को आमंत्रित किया अर्जुन सिंह ने, क्योंकि मर्दन सिंह की उस समय 1810 में मृत्यु हो चुकी थी। अर्जुन सिंह ने वहां पे प्रभार संभाला, लेकिन गढ़ाकोटा सिंधिया ले लिए और वो सिर्फ राजा रह गए कहाँ के? शाहगढ़ के। तो शाहगढ़ के राजा कौन कहलाए? अर्जुन सिंह। अब अर्जुन सिंह का कोई पुत्र नहीं था तो इन्होंने अपने भतीजे, उनका भतीजा था, बखत बली भी बोला जाता है, बख्त बली भी बोला जाता है, तो नाम बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको नाम में। तो आप देख सकते हो बख्त बली या बखत बली। तो बखत बली वहाँ पे शासक बनते हैं और इन्होंने वहाँ पे जब इनको पता चला कि जो हमारा गढ़ाकोटा था वो सिंधिया ने यहाँ पे सही तरह से नहीं लिया है और हमसे छीन लिया है, तो उन्हें ये बात बहुत बुरी लगी और वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे उत्सुक थे गढ़ाकोटा को वापस पाने के लिए। मतलब ये कह सकता हूँ कि उनकी जो जिंदगी का एक प्रमुख उद्देश्य था गढ़ाकोटा को जीतना या गढ़ाकोटा को वापस पाना। तो उन्होंने क्या किया, इस गढ़ाकोटा को जीतने के लिए उन्होंने एक प्रण ले लिया कि हम गढ़ाकोटा को जीत के ही रहेंगे। तो गढ़ाकोटा को जीतने की जरूरत तो थी उनको, लेकिन वो कैसे जीतते, क्योंकि सिंधिया को हराना उस समय पे तात्कालिक समय पे जो सिंधिया थे उनको हराना आसान तो था नहीं और उनके पास भी अब संसाधन उतने थे नहीं कि वो सिंधिया को हरा सकें। तो उन्होंने यहां पर युक्ति लगाई। अब हुआ क्या ये समझिएगा कि जो अर्जुन सिंह थे उनकी मृत्यु हो चुकी थी 3 जून 1842 में। याद रखिएगा 3 जून 1842 में किसकी मृत्यु हो गई? अर्जुन सिंह की। 1842 में ही उनका राज्याभिषेक हुआ तो उस समय जो अंग्रेज थे उन्होंने उस जो बख्त बली थी उसके लिए सम्मान भेंट की, खिलत भेंट की, मतलब कि उन्हें उपहार वगैरह दिए। तो अंग्रेजों से इनकी जो कहना चाहिए वार्तालाप थी वो बहुत ही अच्छी थी, सकारात्मक थी, जिसकी वजह से ये अंग्रेजों से काफ़ी ज़्यादा मतलब कहना चाहिए मिले हुए थे। तो होता ये है कि 1842 में ही बुंदेला विद्रोह चल रहा था। बुंदेला विद्रोह पे मैं फिर कभी डिस्कस करूंगा, लेकिन 1842 में ही बुंदेला विद्रोह चल रहा था। बुंदेला विद्रोह में आपको पता होगा गढ़ा अम्बापानी या गढ़ा बाम्बापाली ऐसे नाम सुने होंगे, जिसमें जो विद्रोही थे वो नवाब बंधु थे, जो आपने सुने भी होंगे, आदिल मोहम्मद खां और फाजिल मोहम्मद खां। तो ये कुछ नवाब बंधु वहां पे विद्रोह कर रहे थे। जैतपुर के राजा परीक्षित थे, वो भी विद्रोह कर रहे थे।
हीरापुर जो है, याद रखिएगा हीरापुर है, हीरापुर के राजा थे हृदय शाह। हृदय शाह भी उस विद्रोह में शामिल थे और काफी अच्छी तरह से उस विद्रोह का नेतृत्व निभा रहे थे। तो इन्हें पता था कि अंग्रेज बहुत ही ज्यादा परेशान हैं, चूंकि उसी समय अंग्रेज अफगान युद्ध हो रहा था और उसमें भी काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था अंग्रेजों को, और उसी समय यहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हो रहे थे अंग्रेज, क्योंकि बुंदेला विद्रोह अपने पीक लेवल पे था। तो जब बुंदेला विद्रोह चल रहा था और उसका जो नेतृत्व है बहुत अच्छे अच्छे व्यक्तियों के पास था, चाहे वो मधुकर शाह हो, चाहे वो फाजिल मोहम्मद खां हो, चाहे वो आपके नवाब बंधु में से आदिल मोहम्मद खां हो, या आप कह सकते हो जैतपुर के राजा परीक्षत हो, या हीरापुर के राजा हृदय शाह हो। तो ये काफी अच्छी तरह से यहाँ पे नेतृत्व संभाल रहे थे और बुंदेला विद्रोह अपने पीक लेवल पे था। तो यहाँ पर बखत वली को एक विचार आया कि क्यों ना अंग्रेजों की सहायता की जाए, और जब अंग्रेजों की सहायता की जाएगी तो वहां पे निश्चित तौर पे वो और अच्छे दोस्त बनेंगे, और फिर ये अंग्रेजों से कहकर, यानी कि अंग्रेजों की सहायता लेकर सिंधिया से गढ़ाकोटा वापस ले लेंगे। तो इस तरह की सोच बखत वली के दिमाग में आई, और इन्होंने क्या किया, ये जो बखत वली हैं इन्होंने अंग्रेजों के पास जाकर, कहां पर, अंग्रेजों के पास जाकर उन्हें हीरापुर के राजा हृदय शाह के बारे में खबर दे दी। अब जब हीरापुर के राजा हृदय शाह के बारे में खबर दे दी, तो ये जो आपको देखिए, ये जो आपको अशोकनगर, ये जो आपको वर्तमान में ये जिला दिखाई दे रहा है, ये अशोकनगर, अशोकनगर में ही एक प्रमुख स्थान है। ये देखिए बिल्कुल पास में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा मार्क, कि यहाँ पे जो पॉइंट दिखाई दे रहा है ये चंदेरी है। तो चंदेरी के पास ही जो हीरापुर के राजा थे हृदय शाह, उनको पकड़वा दिया गया। अब जबकि उनको पकड़वा दिया गया, ये घटना है दिसंबर 1842 की, याद रखिएगा दिसंबर 1842 की। और इस समय का एक इंसिडेंट भी है कि 23 दिसंबर 1842 को जो चार्ल्स ब्राउन थे, कैप्टन चार्ल्स ब्राउन, उन्होंने स्लीमैन को, जो उस समय अंग्रेज थे स्लीमैन, उनको ये खत भी लिखा था कि चंदेरी के पास हमने किसको पकड़ लिया है, हीरापुर के राजा हृदय शाह को। अब जब ये खबर फैली कि हीरापुर के राजा हृदय शाह पकड़ गए हैं, तो वहां पे जो बुंदेला विद्रोह था वो थोड़ा कमजोर हो गया, और जब कमजोर हो गया जिसकी वजह से बुंदेला विद्रोह जो इतनी अच्छे लेवल पे चल रहा था उसकी स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। अब यहाँ पे हालांकि इनकी स्थिति बहुत अच्छी हो गई कि बखत वली को अब लगा कि हमें यहाँ पे अब तो हमारा गढ़ाकोटा मिल जाएगा। तो इन्होंने अंग्रेजों से बात की कि हमारा गढ़ाकोटा हमें वापस करवा दीजिए। लेकिन अंग्रेज लोग यहाँ पे पलट गए, क्योंकि पहले से तो ये बात होके रखी थी कि हमें गढ़ाकोटा, मतलब बखत वली को गढ़ाकोटा वापस मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिंधिया लोगों ने कुछ गांव अंग्रेजों से लिया और गढ़ाकोटा उन्हें दे दिया, और ये जो गढ़ाकोटा जो अभी तक सिंधिया लोगों के पास था, अब ये अंग्रेजों के पास चला गया। अब यहाँ पे जो बखत वली थे, इनके लिए जो एक कहना चाहिए जिससे वो गढ़ाकोटा छीनना चाहते थे, पहले सिंधिया थे, अब इनकी लिस्ट में आ चुके थे अंग्रेज, और ये काफी ज्यादा बुरी तरह से चिढ़ चुके थे। अंग्रेजों ने जब गढ़ाकोटा वापस करने की बात कही थी, तो जब वो उस बात से मुकरते हैं तो वो ये कहकर मुकरते हैं कि देखो बखत वली, आपके जो भाई हैं लक्ष्मण सिंह, हम उनको छोड़ दे रहे हैं, वो भी एक विद्रोही हैं, हम उनको माफ कर दे रहे हैं, आप गढ़ाकोटा के पीछे मत जाइए, गढ़ाकोटा हमारे पास रहने दीजिए। तो यहाँ गढ़ाकोटा वो अपने पास रख लेते हैं। तो इस तरह से जो अंग्रेज हैं अब वो दुश्मन बन चुके थे बखत वली के। अब बखत वली को मौका नहीं मिल रहा था कि वो कैसे अंग्रेजों से अपना गढ़ाकोटा वापस ले। जैसे कि मैंने आपको बताया, उनका प्रमुख उद्देश्य बन चुका था कि वो गढ़ाकोटा को किसी भी तरह पाना चाहते थे। इसकी वजह से वो कई बार झांसी भी जाने लगे, और अपने जो साथी थे बदनपुर के राजा मर्दन सिंह जो अलग हैं, तो उनके साथ वो झांसी जाने लगे, और जो अंग्रेजों के खिलाफ कई सारे यहाँ पे जो योजनाएं थीं उनको यहाँ पे कार्यान्वित करने की कोशिश करने लगे। लेकिन उन्हें एक सही मौका मिला 1857 की क्रांति में। जी हाँ, 1857 की जब क्रांति हुई तो उस समय अंग्रेज उसी तरह से परेशान थे जैसे कि उस समय जो अफगान युद्ध था उस समय भी परेशान थे। उसी तरह से 1857 की क्रांति आपको पता है ये एक राष्ट्रीय क्रांति के तौर पर देखी जाती है, और ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रमुख विषय भी हिस्ट्री में यानी कि इतिहास में देखा जाता है। तो 1857 की क्रांति के समय जो बखत वली थे उनको एक बहुत सही समय लगा गढ़ाकोटा जीतने को लेकर। तो आप सभी को पता है कि लगभग यहाँ पे 1857 की जो क्रांति चल रही थी, तो जुलाई के समय तक यहाँ पे सागर क्षेत्र लगभग यहाँ पे मुक्त हो चुका था,
जो क्रांतिकारी थे उन्होंने काफ़ी सारे यानी कि काफ़ी बड़े क्षेत्र में सागर के अधिकार कर लिया था। तो यहाँ पे जो बखतवली थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ये जो गढ़ाकोटा क्षेत्र है इसको जीतने के लिए यहाँ पे बुलाया था बौधन दउआ। बौधन दउआ मतलब कि जो बखतवली थे उसके सेनापति थे बौधन दउआ, और इन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई थी किसको जीतने की, गढ़ाकोटा जीतने की। ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो जब गढ़ाकोटा जीतने की उन्होंने मुहिम चालू की तो उन्होंने अपने काफ़ी सारे साथियों को इकट्ठा किया था। ये जो साथी थे ये वही साथी थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में विद्रोह किया था। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1857 की क्रांति एक सैनिक विद्रोह था, मतलब कि ऐसे भारतीय जो अंग्रेजी सैनिकों में थे यानी कि अंग्रेजों की सेना में थे उन्होंने विद्रोह किया था। तो यहाँ पर भी प्रमुख सैनिक हैं जिनके नाम मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा, सूबेदार लाल सिंह, इसके अलावा पहाड़ सिंह और देवी सिंह गौड़। तो ये कुछ प्रमुख सूबेदार थे, या कहना चाहिए अंग्रेजी सेना में जो भारतीय थे वो थे जो विद्रोह पे उतर आए थे। और साथ ही यहाँ पे जो जबलपुर में 52वीं पलटन थी, देसी पलटन थी, उसके प्रमुख कुछ साथी थे जैसे कि मोहम्मद बख्श, इलाही बख्श जो कि डॉक्टर थे, याद अली। तो ऐसे प्रमुख व्यक्तियों को लेकर इन्होंने गढ़ाकोटे जीतने को यहाँ पे चल दिए। जब ये गढ़ाकोटा की तरफ चलते हैं तो ये रुंदन पहाड़ी पर डेरा डालते हैं। जी हाँ, ये जो गढ़ाकोटा है यहाँ पर एक पहाड़ी है वो रुंदन पहाड़ी के नाम से जानी जाती है। तो रुंदन पहाड़ी पर डेरा डालते हैं। अब जो गढ़ाकोटा है इस पर अंग्रेजों का अधिकार था, तो यहाँ पे कोई ना कोई अंग्रेज अधिकारी तो होगा। तो यहाँ पे जो अंग्रेज अधिकारी था वो था बरकुंदाज, और इस बरकुंदाज के लिए पहली मुहिम चलाई गई 14 जुलाई सन 1857 में। जब 14 जुलाई 1857 में पहली मुहिम चली तो यहाँ पे वो हार गए। कौन हार गए? जो बौधन दउआ थे। लेकिन इसके बाद इन्होंने फिर से पूरी ताकत के साथ 22 जुलाई 1857 को हमला किया, और यहाँ पर जो गढ़ाकोटा था, ये गढ़ाकोटा जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी था जीतना किसके लिए, यहाँ बखतवली के लिए, तो उनके लिए इन्होंने ये गढ़ाकोटा जीत लिया। अब यहाँ पर ये रुके नहीं और इसके आगे बढ़े और इन्होंने यहाँ पे रहली पर भी अधिकार कर लिया। अब जब रहली पे भी अधिकार हो गया, गढ़ाकोटा, बखतवली चाहते थे कि सिर्फ गढ़ाकोटा जीत लें, लेकिन यहाँ पर जब रहली भी जीत लिया तो इससे बहुत खुश हुए बखतवली। तो अब जब बौधन दउआ रहली ऑलरेडी जीत चुके थे तो इसके बाद इन्होंने रुख किया गौरझामर की तरफ। जी हाँ, जो कि मैं पहले ही आपको यहाँ दिखा चुका हूँ। ये जो क्षेत्र है आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा होगा ये गौरझामर है। तो इन्होंने रहली जीतने के बाद जीत लिया गौरझामर, और ये लगभग घटना 14 अगस्त के आसपास की है। और 14 अगस्त के बाद इन्होंने लगभग अगस्त के अंत तक यहाँ पे जीत लिया था देवरी को। तो आप कह सकते हो कि बौधन दउआ जीतने गए थे गढ़ाकोटा, गढ़ाकोटा के बाद जीता उन्होंने रहली, रहली के बाद गौरझामर और गौरझामर के बाद देवरी, और इस तरह से इस पूरे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। यदि मैं बात करूं कि यहाँ पे जो रहली है, रहली के जो अंग्रेज सूबेदार थे या अंग्रेजों के जो शासक थे वहाँ पे, वो कौन थे? तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो रहली के किलेदार या सूबेदार थे या अंग्रेजी शासक थे वो थे वहाँ पे गिरधारी नायक, तो उन्हें हराया था। तो इस तरह से इस पूरे क्षेत्र को यहाँ पे जीत लिया था बौधन दउआ ने। इसके अलावा और भी जो इनके प्रमुख साथियों के नाम जो आते हैं यहाँ पे, कि एक लटकन है, गणेश है, बदन राय है, ये भी इनके प्रमुख साथियों के तौर पे जाने जाते हैं जिन्होंने इस पूरे मुहिम में इनका साथ दिया था और काफ़ी ज़्यादा बुरा परेशान किया था अंग्रेजों को। अंग्रेज इतनी बुरी तरह से परेशान हो चुके थे कि इन्होंने बौधन दउआ पे 1000 रुपये का इनाम रखा था। अब आप ये समझ सकते हैं कि उस समय 1000 रुपये का इनाम क्या अहमियत रखता होगा। यदि आप अपने बुजुर्गों से यानी कि अपनी दादी या परदादी या दादा परदादा से पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके समय पे 10 पंजी यानी कि 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसा, या आपने यदि अगर खुद देखा होगा 90 से पहले का समय, यदि आपका जो जन्म होगा वो 90 या 85 से 90 के बीच का होगा तो कहीं ना कहीं आपने 50 पैसे भी चलते हुए देखे होंगे। तो वहाँ पर जब 50 पैसे या 10 पैसे की वस्तु आ जाती थी, मैं बात कर रहा हूँ 1980 से 90 के बीच में, तो सोचिए जब 1857 होगा तो उस समय क्या मूल्य होता होगा 1000 रुपये का। और इस तरह से 1000 रुपये की इनामी राशि रखी गई थी किसके ऊपर? बौधन दउआ के ऊपर। तो समझ सकते हैं आप कि कितना ज़्यादा परेशान किया होगा बौधन दउआ ने। अब होता ये है कि बौधन दउआ ये सारा क्षेत्र जीत लेते हैं और इस तरह से जो गढ़ाकोटा है जो कि बहुत ही ज़्यादा अहम था जीतना बखतवली के लिए, उन्हें जीत कर दे देते हैं और अंग्रेजों को काफ़ी बुरी तरह से परेशान भी कर देते हैं। लेकिन
ऐसा कहा जाता है कि वो अज्ञात रहे, उन्हें कोई पकड़ नहीं पाया और इसी वजह से उन्हें तात्या टोपे कहा जाता है। अब वैसे तो तात्या टोपे को पकड़ लिया जाता है, जो मान सिंह थे उनकी कहना चाहिए उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था और धोखा किया था तात्या टोपे के साथ, लेकिन कई कहानियों में यह भी कहा जाता है कि तात्या टोपे बच निकले थे। जी हाँ, तात्या टोपे नहीं पकड़े गए थे। कई बार ये कई अलग अलग किताबों में कहा जाता है कि तात्या टोपे जो थे वो खत्म नहीं हुए थे, वो उनका कोई और हमशक्ल था जिसको फांसी दी गई थी। तात्या टोपे तो उसके बाद भी थे, क्योंकि कई सारे पत्र उनके मरने के बाद, उनके शहीद होने के बाद कहना चाहिए, शहीद होने के बाद भी उनके कई सारे पत्र प्राप्त होते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो आज भी ये एक गुत्थी है कि तात्या टोपे यहाँ खत्म हुए थे या नहीं हुए थे, यानी कि शहीद हुए थे या नहीं हुए थे, आज भी एक गुत्थी है। तो यदि हम ऐसा मान लेते हैं कि तात्या टोपे यहाँ पर भाग चुके थे या उन्हें कोई पकड़ नहीं पाया तात्या टोपे को, तो इसी तरह से जो बौद्धन दहुआ थे उन्हें भी कोई नहीं पकड़ पाया था, वो अज्ञातवास में रहे और इसी वजह से उन्हें कहा जाता है तात्या टोपे, यानी कि सागर का तात्या टोपे। क्योंकि ये जो शाहगढ़, गढ़ाकोटा, रहली, देवरी, गौरजामार, ये सारे के सारे क्षेत्र जिससे बौद्धन दहुआ का नाम जुड़ा हुआ है, ये सागर में आते हैं, इसी वजह से उन्हें सागर का तात्या टोपे कहा जाता है। सो होपफुली ये आपको एक छोटी सी जो जानकारी थी वो समझ में आई होगी, और यदि यह जानकारी आपको समझ में आई है तो इसे अपने मित्रों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब तो कीजिए ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।